बच्चों अगला सवाल मैंने लिया है 0.1N C6H5COO NH4 विलियन के लवण जल अपघटन की मात्रा तथा बेंजोइक एसिड की सांद्रता ज्ञात करो। और C6H5OH बेंजोइक एसिड इसका KMO को दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁶ और NH4OH का KB हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁵। इसका मतलब ये जो लवण है ना C6H5COO NH4 ये बेसिकली वीक एसिड बेंजोइक एसिड और वीक बेस NH4OH इसके बना हुआ लवण। इसका मतलब ये एक तरह से हमने लवण जल अपघटन में जो केस नंबर 4 बताया था ना वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट उसका क्वेश्चन आ गया। तो ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, एक तो हमसे बोला जा रहा है लवण जल अपघटन की मात्रा, यानी हमसे H पूछ रहा है। आपको पता है इसका जो H है H के लिए फॉर्मूला होता है √KH। तो पहले अपन KH निकाल लेते हैं। चलो इसका KH निकालें। KH इसके लिए KH के लिए फॉर्मूला होता है KW/KA × KB। ये इसका फॉर्मूला होता है वीक एसिड वीक बेस के लिए। ठीक है, KW की जगह हमने लिखा 10⁻⁻14 ये तो KW हो गया। K हमको दे रखा है 5 × 10⁻⁶ और KB हमारे पास है 2 × 10⁻⁵। ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 5 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁻⁶। ये बनेगा 10⁻⁻11 और 5 और 5 × 2 ये बनेगा 10। तो 10⁻⁻10 नीचे है 10⁻⁻14 ऊपर है, तो इसको सोल्व किया जाएगा तो ये आ जाता है हमारे पास में 10⁻⁻4। तो ये तुम्हारा KH आ जाएगा। KH 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है, एक तुमसे पूछ रहा है लवण जल अपघटन की मात्रा वो H होता है और H का फॉर्मूला होता है √KH। KH का रूट लेना है। KH हमारे पास 10⁻⁻4 है, इसका रूट लिया तो ये बन जाता है 10⁻⁻2। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं ना 0.01। तो हम बोलेंगे इसके लवण जल अपघटन की मात्रा जो H है उसकी वैल्यू है 0.01। तो H का मान है 0.01। ठीक है जी। नेक्स्ट हमसे एक ये भी बात बोला है कि बेंजोइक अम्ल की सांद्रता निकालो। अब बेंजोइक अम्ल की सांद्रता क्या होगी, तो देखो इसके लवण जल अपघटन पे चलें। इसका लवण जल अपघटन ऐसे तो करोगे ना C6H5COO NH4। ठीक है, जैसे क्रिया करवा देते हैं। ये लीजिए, तो ये हमको देता है C6H5COOH प्लस NH4OH, ये हमको मिलेगा। ठीक है, फिर आपको बताया था प्रारंभ में ये C होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। सामने पर लिखते थे C - CH और इसको लिखा CH, इसको लिखा CH। इसको देख के हमको पता लग रहा है कि जो हमारा ये जो बेंजोइक एसिड है C6, इसको ठीक कर देता हूं मैं। ये C6H5COO। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे इसकी सांद्रता पूछी जा रही है ना आपसे, तो आपसे सांद्रता पूछी है C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी सांद्रता आपसे पूछी जा रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी सांद्रता किसके बराबर है, इसकी सांद्रता CH के बराबर है। C का मतलब इसकी लवण की सांद्रता वो हमको दे रखी है 0.1। ये तो 0.1 है इंटू H का मान हमारे पास है 0.01। इसको सोल्व करने से ये बन जाता है 10⁻⁻3N। तो आंसर देंगे ये जो बेंजोइक अम्ल है इसकी सांद्रता होती है 10⁻3 या बोल सकते हैं 0.001। ये इसकी सांद्रता मतलब इसकी नॉर्मलता आ गई है। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके लवण जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होगी। हमको बताना है कि इसमें से लवण जल अपघटन की मात्रा सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। ठीक है, पहला दे रखा है हमको NaCl की बात करें तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है यार। इसका तो लवण जल अपघटन होता ही नहीं है, तो फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता। हाँ, सेकंड का लवण जल अपघटन होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा। अब हमको देखना है कि किसके लवण जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होगी। वैसे ये जो लवण जल अपघटन है ना, लवण जल अपघटन इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मान लो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, एक तो होता है √KH/C, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो कब लगाएंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो या
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये लगेगा। हाँ, अगर दोनों ही वीक है तो फॉर्मूला ये लिखा जाता है H बराबर रूट ऑफ KH होता है। ये लीजिए, इसका मतलब कुल मिला के चाहे कोई सा भी केस हो, H के फॉर्मूले में KH तो ऊपर ही आता है, ये ऊपर KH आता है। अब KH कैसे निकालते हैं, तो KH बराबर लिखा जाता है, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पर H इक्वल टू आता है, KH की जगह लिखा जाता है KW अपॉन, अगर एसिड वीक है तो K आ जाएगा और बेस वीक है तो K भी आ जाएगा, जो भी वीक होगा। इसकी बात करें, इसके लिए लिखा जाता है H इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। ये लीजिए, हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो, यह सांद्रता तो दे नहीं रखी है, इसका मतलब सांद्रता तो कोई मतलब ही नहीं है। H बराबर क्या है, अगर एसिड बेस में से कोई एक वीक है तो KW अपॉन K होगा या KB हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों वीक है तो KW अपॉन K इंटू KB आ जाएगा। अब देखो सुनना, यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या है, ऊपर KW है, यहाँ पर भी KW है, यानी ऊपर की क्वांटिटी दोनों में सेम है। नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ क्या है, यहाँ केवल KA है और यहाँ K और KB दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ नीचे वाला जो पार्ट है उसमें K भी है और KB भी है। आपको पता है K और KB की वैल्यू तो वैसे भी 10 टू पावर माइनस में होती है। इसका मतलब यहाँ K भी आएगा और KB भी आएगा, तो उनका जो मल्टीपल होगा वो और कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो फिर H का मान ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट होगा ना, उसका जो जल अपघटन की मात्रा है वो सेकंड और थर्ड वाले से ज्यादा होगी। इसका मतलब एक तो लवण बना हुआ है, सुनो इधर, सेकंड वाला जो लवण है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, थर्ड वाला लवण वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है, और जो फोर्थ वाला है वो वीक एसिड वीक बेस का है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये जो चार केस होते हैं ना, चार में से पहले वाला केस का तो लवण जल अपघटन होता ही नहीं है, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया जाए तो जो फोर्थ वाला है उसका लवण जल अपघटन सबसे ज्यादा होता है। यानी वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है ना, तो उसका लवण जल अपघटन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर देंगे फोर्थ। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया मैंने, इसी में क्वेश्चन बना दिया, उपरोक्त प्रश्न में किसका पीएच अधिकतम होगा। अब इसका पीएच बताना है, पीएच किसका अधिकतम होगा। तो देखें, NaCl क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, इसका पीएच तो 7 होता है। दूसरा CH3COONA, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण है, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तीसरा NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लवण है, पीएच 7 से कम होगा। और CH3COONH4, वीक एसिड और वीक बेस, इसका पीएच 7 के आसपास होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण बना हुआ है, यानी ये बेसिक नेचर का होगा। तो इसका आंसर देंगे दूसरा CH3COONH4Na, सोडियम एसिटेट, इसका आंसर दिया जाएगा क्योंकि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल ले लिया मैंने, निम्न में से किसके लवण जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होगी। अब वही लवण जल अपघटन पूछ रहा है, किसका लवण जल अपघटन अधिकतम होगा। ऑप्शन देंगे, पहला NaCl, हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। सेकंड HCOONA, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। CH3COONA, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। C6H5ONA, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब अब इसमें देखा जाए तो फर्स्ट होगा नहीं। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप देख रहे हैं तीनों ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। ये भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, बेस भी सब में कॉमन है, हाँ एसिड अलग अलग है। इसमें जो एसिड है, इसमें सेकंड में दे रखा है एसिड HCOOH, सेकंड थर्ड में दे रखा है एसिटिक एसिड, और इसमें दे रखा है C6H5OH, ये एसिड दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, जो ये एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक एसिड हमने ले लिया C6H5OH, इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देते हैं। इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। तो देखो, एसिटिक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और C6H5OH, इन तीनों में देखा जाए तो जो फॉर्मिक एसिड है उसका अम्लीय सामर्थ्य एसिटिक एसिड से ज्यादा होता है, और एसिटिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य C6H5OH से ज्यादा होता है। अभी तो आप ध्यान रख लीजिए, इसका मतलब इन तीनों में देखा जाए तो जो C6H5 है ये वीकेस्ट एसिड होगा। अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसका K सबसे कम होगा, K सबसे कम होगा। आपको पता है H का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, H इक्वल टू क्या होता है, KH अपॉन C होता है, और KH की जगह हम लिख देते हैं KW अपॉन KA, KW अपॉन K इंटू C, यही लिखा जाता है।
देखो इन तीनों में हमने क्या बोला कि जो C6H5OH है ना, ये वीकेस्ट एसिड है। अगर ये वीकेस्ट एसिड होगा तो इसका K सबसे कम होगा, अगर K सबसे कम होगा तो इसका H सबसे ज्यादा होगा। H सबसे ज्यादा होगा या ऐसे बोल सकते हैं इसका KH भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं जिसका K मिनिमम होगा उसका KH भी मैक्सिमम होगा, उसका H भी मैक्सिमम होगा। तो आंसर क्या देंगे, जल अपघटन की मात्रा अधिकतम किसकी होगी, आंसर दिया जाएगा 4th। हाँ, अगर ये पूछता कि इन सब में से लवण जल अपघटन स्थिरांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो लवण जल अपघटन स्थिरांक पूछे या लवण जल अपघटन की मात्रा पूछे, एक ही बात है। यूं मान के चलना कि जिसके लवण जल अपघटन की मात्रा अधिकतम होती है उसका लवण जल अपघटन स्थिरांक भी अधिकतम ही होता है। इसलिए दोनों केस में आंसर दिया जाएगा 4th C6H5ONA। ठीक है जी। इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि किसका पीएच अधिकतम होगा, इसी में मैंने बना दिया उपरोक्त प्रश्न में किसका पीएच अधिकतम होगा। चलो जिसमें भी पीएच पूछ लिया कि किसका पीएच अधिकतम होगा। अब पीएच में क्या करेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच 7 होगा नंबर 1। दूसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये तीनों ही बेसिक होंगे। पर इन तीनों में भी बेसिक तो है, यानी पीएच तो से ज्यादा है, पर इनमें भी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसके अंदर एसिड होगा वीकेस्ट। और वीकेस्ट एसिड कौन है, वीकेस्ट एसिड कौन है, तो 4th है। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा 4th। इसका आंसर देंगे 4th। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर 4th दिया जाएगा C6H5ONA। ये लीजिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, ये हमने आपको अभी तक लवण और लवण जल अपघटन के बारे में समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक हम ले रहे हैं विलेयता तथा विलेयता गुणनफल। नेक्स्ट हमने ले लिया विलेयता। विलेयता को एस से लिखा जाता है और जो विलेयता गुणनफल है उसको लिखा जाता है KSP से। तो अब हम आपसे विलेयता और विलेयता गुणनफल KSP के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको विलेयता समझा देता हूँ, विलेयता का क्या मतलब है। तो विलेयता समझने के लिए हमने क्या किया, हमको क्या करना है, एक संतृप्त विलयन बनाना है। अब पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए संतृप्त विलयन किसे बोला जाता है। संतृप्त विलयन का मतलब ऐसा होता है कि आपने एक विलायक लिया, आपने एक विलायक लिया और उस विलायक को लेके उसमें एक लवण को घोल रहे हैं। तो आपने एक विलायक की निश्चित मात्रा ली, उसमें लवण को डाला, लवण डालते जा रहे हैं, लवण घुलता जा रहा है। तो जब तक लवण घुलता चला जाएगा हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन है। एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर लवण की अधिकतम मात्रा जाके घुल जाएगी, उसको बोलेंगे अब ये संतृप्त हो गया है। और संतृप्त होने के बाद में भी अगर आपने और उसमें विलय मिला दिया तो उसके बॉटम पे अवक्षेप बनेगा, उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं असंतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन या उसको बोल देते हैं अवक्षेपण। तो सबसे पहली बात तो जब भी हम विलेयता की बात करेंगे, विलेयता की बात तभी होगी जब विलयन संतृप्त होगा। अगर विलयन संतृप्त नहीं है तो विलेयता की बात नहीं होती है, यानी विलेयता की बात ही तब होगी जब विलयन संतृप्त होता है। तो हमने क्या बोला, हमको क्या करना है, हमने ताप का मान नियत रख दिया। नियत ताप पर मेरे को 1 लीटर संतृप्त विलयन बनाना है। नियत ताप पर 1 लीटर संतृप्त विलयन बनाने के लिए उस विलायक के अंदर जो अपने विलय की अधिकतम मोल घोले उन मोलों की संख्या को बोल दिया जाता है विलेयता। तो विलेयता की परिभाषा क्या हुई भैया, इसकी परिभाषा होती है नियत ताप पर 1 लीटर संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलायक में घोले गए विलय के अधिकतम मोलों की संख्या विलेयता कहलाती है। मतलब एक हमने आपसे बोला ताप का मान नियत हमने ले लिया, उस नियत ताप पर 1 लीटर संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो विलायक की मात्रा हमको दे रखी है उसके अंदर जो विलय के अधिकतम मोल आप घोलेंगे उनको बोल दिया जाता है विलेयता। इसको बोलते हैं विलेयता। ठीक है, चलिए विलेयता जो है ना इसको एस से लिखा जाता है। और विलेयता का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विलेयता का फॉर्मूला बनेगा विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में लेना है। विलेयता का फॉर्मूला क्या बना, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन हमको लीटर में लेना है। विलेयता को ऐसे लिखा जाता है। आप कहेंगे सर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन ये तो मोलरता होती है, तो इसका मतलब विलेयता एक प्रकार की मोलरता ही होती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एम भी लिख दिया। एम का मतलब यहाँ पर मोलरता है। तो फॉर्मूला क्या बना, विलेयता एस बराबर विलय को मोल को लिखा मैंने विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार इंटू 1 आयतन लीटर में। ये लीजिए ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा का वैसा ये जैसे मोलरता के लिए होता है। तो आप कहेंगे फिर सर जब फॉर्मूला सेम है तो क्या मोलरता और विलेयता सेम होते हैं क्या,
सुनो, मोलरता जो होती है ना, विलेन चाहे असंतृप्त हो या संतृप्त हो या अति संतृप्त हो, कोई भी विलेन हो, कोई सा भी विलेन हो, मोलरता हर प्रकार के विलेन के लिए ज्ञात की जा सकती है। हाँ, अगर हम मोलरता निकाल रहे हैं संतृप्त विलेन के लिए, तो जो संतृप्त विलेन की मोलरता निकल के आती है उसको बोल दिया जाता है विलेयता। इसका मतलब विलेयता एक प्रकार की मोलरता ही है, विलेयता एक प्रकार की मोलरता ही है, पर वो मोलरता होगी केवल और केवल संतृप्त विलेन के लिए। या हम ऐसे बोल सकते हैं संतृप्त विलेन की जो मोलर सांद्रता है उसी को बोल देते हैं विलेयता। यानी विलेयता एक प्रकार की मोलरता है, पर विलेयता तभी लागू होगी जब विलेन हमारा संतृप्त होगा। अगर विलेन संतृप्त नहीं है तो हम मोलरता की बात करेंगे, विलेयता की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखो। इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होगी मोल प्रति लीटर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। विलेयता गहन गुणधर्म है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो आपको पता, आप जानते भी हैं। मोलरता भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर थोड़ी ना करती है, तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी गहन गुणधर्म होता है। तो लिखा हमने विलेयता गहन गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं विस्तीर्ण गुणधर्म। तो विलेयता जो है ना वो मात्रा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसको बोल दिया जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विलेयता विद्युत अपघट्य की मात्रा तथा विलेन के आयतन पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये भी लिख दिया, संतृप्त विलेन की मोलर सांद्रता को विलेयता कहा जाता है। ये तो मैं आपसे बोल ही रहा हूं, संतृप्त विलेन की जो मोलर सांद्रता है उसी को हम बोल देते हैं विलेयता। चलिए जी, अब हम ये देखना चाहते हैं ये जो विलेयता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 तो विलेयता सबसे पहले तो ताप पर निर्भर करती है। विलेयता निम्न पर निर्भर करती है। नंबर 1 ये ताप पर निर्भर करती है। नंबर 2 विलेयता निर्भर करती है समायन की उपस्थिति पर। इस पे कैसे निर्भर करती है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो एक तो ताप पर निर्भर करती है, एक समायन की उपस्थिति पर निर्भर करती है, और एक ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, आपने किस प्रकार का विलायक लिया है। क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट अगर है ना तो उसके अंदर जो हमारा विद्युत अपघट्य है, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उसके अंदर उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये विलायक की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो विलेयता 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, ध्यान रख लेना। एक तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया समायन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और तीसरा डिपेंड करता है विलायक की प्रकृति। इन 3 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, चलिए, ये तो हमने आपसे विलेयता के बारे में बात करी, हमने हेडिंग लिखा था विलेयता तथा विलेयता गुणनफल। तो विलेयता की बात आपसे हो गई। अब आपसे बात करेंगे हम विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी के बारे में समझाते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक अल्प विलेय लवण है। अब आप कहेंगे अल्प विलेय लवण क्या होता है? अल्प विलेय लवण का मतलब एक ऐसा लवण जिसके आप जो मात्रा मिलाते हो उसका केवल एक छोटा सा अंश ही उस विलायक के अंदर जाके घुलता है, बाकी भाग उसका अघुलनशील पड़ा रहता है। जैसे मान लो सपोज एक अल्प विलेय लवण हमारा AgCl है, तो ऐसा समझे कि हमने AgCl का 100 ग्राम घोला, हमने तो 100 ग्राम मिलाया, पर विलेन के अंदर जाके पता लगा 10 ग्राम ही घुला, बाकी 90 ग्राम अघुलनशील पड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो लवण है इनको बोल दिया जाता है अल्प विलेय लवण। तो हमने एक अल्प विलेय लवण मान लिया AB, माना एक अल्प विलेय लवण AB है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला, जो अल्प विलेय लवण होता है ना, आप अल्प विलेय लवण को जैसे जल में डालोगे उसकी कुछ मात्रा ही जाके जल में घुलेगी, बाकी मात्रा उसकी अघुलनशील पड़ी रहती है। हाँ, इसमें एक खास बात हो रही है कि जितनी मात्रा घुलती है उसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। देखो उधर, जब एक अल्प विलेय लवण को जल में घोला जाता है तो इसकी कुछ मात्रा ही विलेन में घुलकर संतृप्त विलेन बनाती है। संतृप्त विलेन तो बनाना ही है, क्योंकि विलेयता की बात जब करेंगे जब विलेन संतृप्त होगा। तो वापस बोल देता है, जब एक अल्प विलेय लवण को जल में घोला जाता है तो इसकी कुछ मात्रा ही विलेन में घुलकर संतृप्त विलेन बनाती है। संतृप्त विलेन बना लिया, कुछ मात्रा घुल गई, जबकि इसकी अधिकतम मात्रा अघुलनशील रहती है और उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अनडिसॉल्व पड़ा रहता है, अघुलनशील पड़ा रहता है। लेकिन सुनो, लेकिन जो भी लवण की मात्रा घुलती है वो पूर्ण रूप से आयनित होती है। मैंने आपसे ये तो बोला ना कि जो भी मात्रा, जितनी सी भी मात्रा उसकी घुलेगी उसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, जब एक अल्प विलेय लवण को जल में घोला जाता है तो विलेन में, अब हम क्या बोलेंगे कि हमने एक अल्प विलेय लवण को जल में घोला, तो जल में घोल के एक संतृप्त विलेन बनाया, तो उसके अंदर होगा क्या, एक तो
घुलनशील मात्रा होगी और एक अघुलनशील मात्रा होगी, और जो घुलनशील मात्रा होगी उसका पूर्ण आयनन होगा। तो हमने क्या देखा, वो जो संतृप्त विलयन है उस संतृप्त विलयन के अंदर हमारा जो अघुलनशील ठोस है और जो लवण उसके अंदर जाके घुल गया, उसने जो आयन दिए उनके बीच में एक गतिक साम्य पाया जाता है। देखो, जब एक अल्प विलेय लवण को जल में घोला जाता है तो विलयन में अघुलनशील ठोस लवण, अघुलनशील ठोस लवण तथा लवण के आयनों के मध्य एक गतिक साम्य पाया जाता है। अब इसको समझो, हमने एक तो ए बी तो सॉलिड लिया, ए बी तो लवण लिया, इसको हमने डिसोल्व कर दिया तो वो जाके घुल गया तो ए बी एक्वस बना लिया। ठीक है, वो जो ए बी एक्वस बना वो जितना घुला उसने फिर आयन में पूर्ण रूप से आयनित हो गया, तो ये बना इसने ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। तो देखो हमने क्या बोला, ए बी जो सॉलिड है ना ये घुलेगा, ये डिसोल्व हुआ तो ए बी एक्वस बनाया, फिर इस ए बी एक्वस से वापस इसका देखो प्रेसिपिटेट हुआ, अवक्षेपण हुआ तो ए बी सॉलिड बनेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो विलयन के अंदर ये जो ए बी सॉलिड है, ये ए बी सॉलिड है और जो आयन है इनके मध्य एक साम्य पाया जाएगा। तो अपन इसको से लिख सकते हैं ना, ए बी सॉलिड और ए बी ए एक्वस और बी माइनस एक्वस, इनके बीच में एक गतिक साम्य पाया जाता है। गतिक साम्य का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए बी सॉलिड है वो जो ठोस है जितना आयनों में आयनित हो रहा है उतने ही वो आयन वापस से अवक्षेपित होके ए बी सॉलिड का निर्माण करे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक साम्य पाया जाता है और साम्य स्थितिक नहीं होता, साम्य घुलनशील होता है। मतलब जितनी मात्रा उसके आयनों में टूट रही है, जितनी मात्रा टूट रही है मतलब घुल रही है, उतनी मात्रा वापस से वो आयन वापस में मिलकर अवक्षेप मतलब ए बी सॉलिड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक साम्य इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये जो साम्य है इस साम्य के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगा देते हैं। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगा के हम इसके लिए साम्य स्थिरांक लिख देते हैं के। तो के बराबर क्या होगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। उत्पाद में क्या लिखा, ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस अपॉन ए बी सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है इसकी मात्रा तो नियत हो गई, इसकी मात्रा तो नियत है, इसका मतलब के भी नियतांक है और इसकी मात्रा भी नियतांक है। हमने दोनों को गुणा कर दिया, के इंटू ए बी सॉलिड, तो इससे बना ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस। और वैसे भी बता रखा है कि जो सॉलिड है उनके सक्रिय द्रव्यमान तो इकाई लिए जाते हैं, तो ये तो एक ले लिया, तो के इंटू नियतांक, के भी नियतांक है, ए बी सॉलिड भी नियतांक है, नियतांक को नियतांक से गुणा करेंगे, एक नया नियतांक आ गया, उसको बोल दिया हमने के एस पी। एस का मतलब सॉल्युबिलिटी, पी का मतलब प्रोडक्ट, इसको बोल दिया जाता है के एस पी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको बोल दिया जाता है विलेयता गुणनफल। तो के एस पी बराबर आ गया ए प्लस एक्वस इंटू बी माइनस एक्वस, के एस पी होता है विलेयता गुणनफल। इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है कि के एस पी का मतलब क्या है, इस के एस पी का मतलब मैंने क्या किया, देखो ए प्लस आयन जो है ना इसकी विलेयता और बी माइनस आयन इसकी विलेयता, इनका गुणनफल ही तो है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि विलेयता गुणनफल का क्या मतलब है, तो बोल सकते हैं कि जो विद्युत अपघट्य है इसके जो आयन है उन आयन की संतृप्त विलयन की जो मोलर सांद्रता है, संतृप्त विलयन की मोलर सांद्रता का मतलब उनकी जो विलेयता है, तो आयनों की विलेयताओं के गुणनफल को विलेयता गुणनफल बोला जाता है। उसकी जो आयन है उन आयनों की विलेयताओं का जो गुणनफल है उसको बोल दिया हमने विलेयता गुणनफल। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख भी दी है मैंने, देख लो। नियत ताप पर संतृप्त विलयन में आयनों की विलेयताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। चलो, ये तुमने ए भी एक लवण ले लिया, इसी बात को मैं जनरलाइज करके बताता हूं। इन जनरल मैंने माना एक अल्प विलेय लवण AXBY है और इसकी विलेयता S मोल प्रति लीटर है। मैंने मान लिया मेरा एक लवण है XBY और ये जो लवण है इसकी विलेयता है S मोल प्रति लीटर। अब देखो इसको कैसे लिखा मैंने, XBY सॉलिड है, इससे हमको मिलेगा X A प्लस Y B माइनस एक्वस लिख दिया। इनिशियल में हमने इसका एक ले लिया है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। साम्य पर इसकी मात्रा तो नियत होगी, इसको मैंने कुछ नहीं लिखा। इसको क्या लिखेंगे, इसका गुणांक x है ना, तो इसको लिखा हमने x S और इसका गुणांक y है, इसको लिखा हमने YS, क्योंकि हमने पहले मान लिया इसकी जो विलेयता है वो S मोल प्रति लीटर है, S मोल प्रति लीटर है, तो ये x S होगा और ये y S होगा। ठीक है जी, हमको केस भी लिखना है। केस भी बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस वाई, जो गुणांक है वो पावर में चले जाते हैं, इसकी पावर x आ गई, b माइनस एक्स इसकी पावर y आ गई, a प्लस वाई इसका मान लिखा हमने XS,
इसकी पावर x हो गया, और b माइनस एक्स इसका मान ys इसकी पावर y होगी। तो केस p बराबर क्या बनेगा, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। अगर हम इस केस p की इकाई देखें, इसकी इकाई बनेगी मोल प्रति लीटर की पावर x प्लस y। ये हमने इसको देख के इसकी इकाई बना दी है। ठीक है, ये इसका एक सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब चलो इसके भी मैं डिफरेंट केस बना के बता देता हूं। तो लिखा मैंने टाइप्स ऑफ एस्पिरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। एस्पिरिंगली सोल्यूबल का मतलब अल्पविलेय लवण। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो सवाल आते हैं अल्पविलेय लवण के, वो किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, इसके 2-3 केस लेके बता रहा हूं। पहला केस मैंने ले लिया AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट, AB प्रकार का विद्युत अपघट्य, या इसको बोल दिया जाता है 1:1 प्रकार का विद्युत अपघट्य। AB प्रकार या 1:1 प्रकार का मतलब क्या हुआ, ऐसा विद्युत अपघट्य जो हमको 1 धनायन और 1 ऋणायन देगा। AB प्रकार का मतलब 1 धनायन 1 ऋणायन देना, 1:1 का मतलब भी 1 धनायन 1 ऋणायन देना। इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, जैसे AgCl बेरियम सल्फेट। AgCl को तोड़ेंगे तो 1 धनायन 1 ऋणायन देगा। देखो इधर AgCl सॉलिड रहा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, 1 धनायन 1 ऋणायन आ गया। AB प्रकार ये 1:1 हो गया। दूसरा लिया मैंने बेरियम सल्फेट BaSO4, इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा, बेरियम प्लस 2 एक्वस और SO4 माइनस 2 एक्वस, 1 धनायन 1 ऋणायन दे रहा है। ये भी 1:1 प्रकार का विद्युत अपघट्य हो गया। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, AlPO4 ले लिया। AlPO4 क्या देगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 और PO4 माइनस 3 देगा। यार ये भी 1 धनायन 1 ऋणायन दे रहा है। इसका मतलब तीनों ही 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य। तो मैं इसमें से बेरियम सल्फेट को लेके बात कर लेता हूं। बेरियम सल्फेट सॉलिड, इसको कैसे लिखेंगे, बेरियम प्लस 2 एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस। इनिशियल में इसका 1 लिया, 0 होगा। साम्य पर इसकी मात्रा तो नियत बोल दी हमने। बेरियम प्लस 2 हमने मान लिया बेरियम सल्फेट की विलेयता S है, तो बेरियम प्लस 2 क्या होगा, S होगा, और ये भी S लिखा जाएगा। केस भी बराबर क्या लिखेंगे, बेरियम प्लस 2 इंटू SO4 माइनस 2 की सांद्रताओं का गुणनफल। बेरियम प्लस 2 की सांद्रता S है, SO4 की भी S है, S इंटू S, तो केस भी बराबर हो जाएगा S²। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जितने भी AB प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं या जितने भी 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके लिए केस का फॉर्मूला होगा S²। और इसकी इकाई देखें तो मोल प्रति लीटर की पावर 2, ये इसकी इकाई बन जाएगी। ये हमने केस नंबर 1 ले लिया। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा हमने ले लिया 1:2 या 2:1 प्रकार का विद्युत अपघट्य। 1:2 का मतलब क्या है, 1 धनायन 2 ऋणायन, 2:1 का मतलब 2 धनायन 1 ऋणायन, या ऐसे बोल सकते हैं AB2 या A2B प्रकार का विद्युत अपघट्य बात है कि इसका उदाहरण लिखा मैंने Ag2S, देखो 2 धनायन 1 ऋणायन, CF2 1 धनायन 2 ऋणायन, Ag2CRO4 2 धनायन 1 ऋणायन, Hg2Cl2 1 धनायन 2 ऋणायन। एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। मैंने ले लिया Ag2S सॉलिड, इससे बनेगा 2Ag प्लस एक्वस प्लस S माइनस 2। इनिशियल में 1 0 0, साम्य पर हमने मान लिया इसकी विलेयता S है, तो इसकी विलेयता क्या होगी 2S और इसकी हो जाएगी S। केस भी क्या लिखेंगे, Ag प्लस इसका स्क्वायर इंटू S माइनस 2। Ag प्लस की जगह लिखा 2S, S माइनस 2 की जगह लिखा S, तो केस भी भरा जाएगा इसके लिए 4S³। तो बोल सकते हैं जितने भी 1:2 या 2:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, उसके लिए केस पी का फॉर्मूला होता है केस पी इक्वल टू 4S³। ये फॉर्मूला बना दिया, केस पी इक्वल टू 4S³। चलिए जी, इसका एक और एग्जाम्पल Hg2Cl2 ले लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। Hg2Cl2, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने ये, इसको हम ठीक से लिख देते हैं। इसको हमने लिखा Hg2+2। देखो इसको आप ऐसे मत लिखना, 2Hg+1। आपको बता देता हूं, Hg+1 जो है ना, मर्क्यूरस आयन जलीय विलयन में अस्थायी होता है, और ये ऐसे नहीं पाया जाता है, ये विलयन के अंदर डायमर के रूप में पाया जाता है। ये पाया जाता है Hg2+2 के रूप में, इस रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, तो हमने ऐसे ब्रेक किया। ये जो Hg2Cl2 है, इसको हमने लिखा Hg2+2 + 2Cl-। केस पी क्या होगा, Hg2+2 और Cl- का स्क्वायर होगा।
तो ऐसे लिख दे KSP इक्वल टू इसको S और ये 2S आएगा तो इसका मतलब KSP इक्वल टू 4S क्यूब आ जाता है। वो तो एक ही तो बात है ना, वो तो मैं तो ये वाला एग्जांपल तो मैंने केवल इसलिए लिखा है कि जो Hg2Cl2 है आप इसको ऐसे मत लिख देना, 2Hg+1 नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना था आपको, इसको ऐसे लिखना था, क्योंकि ध्यान रखना Hg+1 जलीय विलयन में अनस्टेबल होता है और ये डायमर द्विलक के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरा केस मैंने ले लिया 2:3 प्रकार का विद्युत अपघट्ट है, 2:3। इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने Bi2S3। 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2 धनायन 3 ऋणायन Bi2S3, इसको ब्रेक करेंगे तो हमको देता है 2Bi+3 देता है। वही तरीका इनिशियल में 1 0 0 सामने पर इसको क्या लिखेंगे 2S और इसको लिखा जाएगा 3S, तो KSP क्या होगा Barium+3, इसकी पावर तो 2, S-2 की पावर 3, Barium+2 की सामने सांद्रता 2S दे रखी है और सल्फाइड आयन की सामने सांद्रता 3S दे रखी है। इसको सोल्व करने पर यह आता है KSP इक्वल टू 108 S की पावर 5। इसका फॉर्मूला बनता है KSP बराबर 108 S की पावर 5। तो ध्यान रखें जितने भी 2:3 या 3:2 प्रकार के विद्युत अपघट्ट हैं इनके लिए KSP का फॉर्मूला होता है 108 S की पावर 5। ये इनका KSP का फॉर्मूला होता है। एक केस और ले लेता हूं लास्ट, 1:3 प्रकार का विद्युत अपघट्ट है। 1:3 का 1 धनायन 3 ऋणायन मैंने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH होल थ्राइस Aluminium+3 OH माइनस, मैं डायरेक्ट सामने लिख देता हूँ, सामने पर ये S होगा और ये 3S होगा, तो KSP क्या लिखेंगे Aluminium+3 OH माइनस का होल क्यूब। Aluminium+3 की जगह S लिखा और OH की जगह 3S लिखा, 3S का क्यूब बना। इसको सोल्व करें तो KSP बराबर आता है 27 S की पावर 4। ये इसके KSP का फॉर्मूला बन गया 27 S की पावर 4। ठीक है, ये हमने आपको लवण के लिए, अल्प विलेय लवण के लिए विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में समझा दिया। अब हम ये बताएंगे आपको इस पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हम न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है।